आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड एलटी के बायोलॉजी का जो हमारा बॉटनी सेक्शन है। बॉटनी सेक्शन का प्लांट फिजियोलॉजी के हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो होगा टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, इम्बाइबिशन और प्लाज्मोलिसिस पर आधारित। क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो पार्ट है हमारा वो काफी डिटेल में है तो इसको सेक्शंस में तोड़ा गया है। कल इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है तब तक एक बार लिंक का आप शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे कनेक्ट हो सकें। और इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कितने मार्क्स आपके लाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार देखते हैं कितने बच्चे हमारे कनेक्ट हो चुके हैं इसमें। 15 18 वेरी गुड, सभी पहुंच गए। सीमा, भावना, रेखा सब रेडी हैं, अनीता सब आ चुके हैं। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। 18 बच्चे जुड़ चुके हैं, बाकी बच्चे आते रहेंगे। देखिए बच्चों, जैसा हम डेली करते हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ क्वेश्चंस आपको आज 15 क्वेश्चन मिलेंगे। आधे घंटे की क्लास हम करेंगे। ठीक है, आप लोगों का भी टाइम बड़ा प्रेशियस है। तो 15 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। जो आपका रॉन्ग होगा, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा 0.25 माइनस कर लीजिएगा। और जो करेक्ट आंसर होगा उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में आप सभी लोग हमें बताएंगे कि कितने मार्क्स टोटल आपके आ रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोग प्लीज, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 27 बच्चे हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोनम, भानु, सालू, समर्थ, निकिता, वेरी गुड। ठीक है, सुष्मिता। ठीक है, सभी को पता है आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करना है और मार्क्स जोड़ने हैं। जो आपके गलत होते हैं उसमें आपने 0.25 माइनस कर देना है। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टर्गर प्रेशर कॉज रप्चर ऑफ एनिमल सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लांट सेल, प्रेशर अगेंस्ट द वॉल या ऑल। टर्गर दाब का कारण है। जो टर्गर प्रेशर होता है, टर्गर दाब होता है, उसका कारण है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, जंतु कोशिका का टूटना, टूट जाती है, या पादप कोशिका की वृद्धि होती है और विस्तार के लिए जिम्मेदार होता है टर्गर प्रेशर, या दीवार दाब के विरुद्ध जो वॉल प्रेशर होता है उसके अगेंस्ट ये होता है, या फिर इसमें सभी, ऑल ऑफ। ठीक है, चलिए आंसर बताएं। आ रहे आंसर, अरे आंसर तो आ चुके हैं। भावना, सीमा, सुष्मिता। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पता है टर्गर प्रेशर क्या होता है। कोई सेल है, ठीक है, उसमें ऑस्मोटिक एंट्री हुई तो ऑस्मोटिक एंट्री के कारण टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये जो सेल है ये फूलती जाती है। तो पानी अंदर एंटर करते जाएगा टर्गर प्रेशर के कारण और ये फूलता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो सेल होगा, कोशिका, वो पूरी की पूरी बर्स्ट हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा, इसके अलावा एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन। अब आपको पता है अंदर पानी भरता जा रहा है तो सेल फूलती जा रही है, मतलब उस एक्सटेंड होती जा रही, बड़ी होती जा रही। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है, आप सभी जानते हैं ये सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है, ऐसे समझिए। ये कोशिका है, ठीक है, ये कोई सेल है। इसकी ये जो सेल वॉल है ये क्या करती है, ये भी प्रेशर लगा रही है। सॉरी, सॉरी,
ये भी प्रेशर लगा रही है एक प्रकार से, ये सोचिए एक टर्गर प्रेशर है और एक है, एक वॉल प्रेशर है, एक टर्गर प्रेशर है। तो ये समझिए कि ये क्या होता है, वॉल प्रेशर के जस्ट अगेंस्ट होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी। तो सभी बच्चों ने हमारे सही आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाते हैं। क्या बात, आज टाइम तो ठीक था, बच्चे कनेक्ट नहीं हुए थे, परसों अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 43 बच्चे कनेक्टेड थे, लेकिन अभी केवल 23 बच्चे, 24 बच्चे कनेक्ट हैं। अच्छा, नेट स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे है। प्री हिस्टोरिक मैन यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स? प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या इम्बाइबिशन? प्रागैतिहासिक आदि मानव ने चट्टानों और बोल्डर को तोड़ने के लिए निम्न में से किन तरीकों का उपयोग किया? जीव द्रव्य कुंचन, विसरण, परासरण या अंतःशोषण? जल्दी इसका आंसर देंगे। अच्छा, आंसर आ चुके हैं। योगेश का सबसे पहले आया है। सीमा, साक्षी, सालू, भानु, भावना, वेरी गुड। ठीक है, सही है। सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, आप इनको ऐड करते जाइएगा। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले से प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल में जो अगर हम चट्टानों की बात करें, मान लीजिए कोई चट्टान है, ठीक है, ये कोई चट्टान है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, या बड़ा सा कोई पत्थर है, बोल्डर इसको कह रहा है, इसको बीच से ब्रेक करना है। तो ये क्या करते थे, इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाते थे? इम्बाइबिशन की प्रक्रिया। इम्बाइबिशन की प्रक्रिया जो अंतः शोषण की प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई भी एक, मान लीजिए कोई लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, इस लकड़ी को क्या करेंगे, इस लकड़ी को एंटर कर देते थे इस वॉल में या ये इस चट्टान में एंटर कर देते थे, और इसमें वाटर की सप्लाई किया जाता था। तो आपको पता है लकड़ी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है और फूलती है, और फूलती थी, फूलने के बाद क्या होगा, फूलने के बाद ये दीवार बीच से जहां पर आपने लकड़ी एंटर की है पूरा का पूरा बर्स्ट हो जाएगा। तो ये एक तरीका था बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इमरजेंस ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू। जो आपको पता है इमरजेंस ऑफ सीडलिंग का मतलब, कोई बीज आपने पानी में डाला, अंकुरण हो जाता है, ठीक है, बीज का अंकुरित होना सीडलिंग उसे कहते हैं। तो वो किसके कारण होता है? प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या इम्बाइबिशन? अंकुर का उद्भव होता है जीव द्रव्य कुंचन से, विसरण से, परासरण से या अंतःशोषण से। ठीक है, आ चुके हैं आंसर। भावना का सबसे पहले आ गया है। सभी बच्चे इंटेलिजेंट है, सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कितने कितने बच्चों के आंसर आ चुके हैं? बच्चों प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा, सभी बच्चे हमारे सही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो ये कोई सीड है, छोटा सा बीज है, इसको आप पानी में रख देते हैं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे इसमें क्या है, अंकुरित हो जाता है ये। तो इसका इसका रीजन ये होता है, ये क्या करता है, सीड जो होता है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है ये कहलाती इम्बाइबिशन, अंतः शोषण। ठीक है, नेक्स्ट, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म which withdraw from corner of cell, then this stage is known as evident plasmolysis, incipient plasmolysis, both या none of the above। जब कोशिका से जल की हानि से जीव द्रव्य कोशिका के किनारे से अलग होता है, तो यह अवस्था कहलाती है स्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, ये डायग्राम एक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसमें से वाटर की डायरेक्शन बाहर की ओर को है, ऐसे एरो बाहर को लगा है, इसका मतलब पानी निकल रहा है। तो जिस समय पानी निकलता है किसी सेल से, तो एक स्टेज ऐसी आती है जी, ये जो बीच में ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है ना बच्चों, ये जो बीच में डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये देखिए इस कॉर्नर से, देखिए कॉर्नर से निकलने लग गया, मैं आपको इंडिकेट कराती हूँ, देखिए कॉर्नर से प्रोटोप्लाज्म अलग होने लग गया। तो ये स्टेज क्या कहलाती है? मैंने पढ़ाया है अच्छे से, ये मैंने पढ़ाया है आपको। ये स्टेज क्या कहलाती है? जब जो प्रोटोप्लाज्म है कोशिका के कॉर्नर, केवल किनारों से निकलता है। अच्छा, आंसर आ गया, वेरी गुड। अच्छा, इसमें मैंने 15 लिख दिया, कोई बात नहीं बच्चों, फोर्थ है। अच्छा, सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सभी बच्चे सही बता रहे हैं।
ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, किस कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने गलत आंसर दिया है। उसका करेक्ट ऑप्शन है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस, जिसे प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश तो जो है इसका हिंदी करना ना मैं जरूर रही हूँ आपके लिए, लेकिन इन शब्दों का हिंदी ढूंढना मतलब मेरे लिए तो ऐसा हो रहा है पहाड़ खोदने के लायक हो रहा है। बहुत ही टफ है हिंदी करना, मैं बना रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हिंदी में करना इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन इन्वॉल्व्स, द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन, कैपिलरी एक्शन, एब्जॉर्प्शन या बोथ ए एंड बी। ये कह रहा है जो अंतः शोषण होता है, इसकी प्रक्रिया, जो अंतः शोषण की प्रक्रिया है, इम्बाइबिशन की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है? विसरण, केशिका क्रिया, ठीक है, या फिर अवशोषण, या दोनों, ए और बी? इसका आंसर दें, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इसका आंसर। आज बच्चे कम आए, एक ही दिन का जोश रहा है, एक दिन के बाद पढ़ाई खत्म। बताओ। ठीक है, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, देखिए जो इम्बाइबिशन की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया, इसमें दो चीज इन्वॉल्व रहते हैं बच्चों। एक तो डिफ्यूजन, मतलब इम्बाइबिशन में डिफ्यूजन भी होता है और कैपिलरी एक्शन भी होता है। कैपिलरी एक्शन, डिफ्यूजन तो आपको पता है, जो हमारा गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर को मूव करता है। ये आपने पढ़ा है विसरण में, डिफ्यूजन में। और कैपिलरी एक्शन में जब किसी आप कैपिलरी को, ठीक है, पानी में डुबो देते हैं, तो क्या होता है, पानी जो होता है ऊपर की ओर को मूव करता है कैपिलरी में, तो ये कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रक्रियाएं बच्चों इन्वॉल्व रहती हैं इम्बाइबिशन में। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब विसरण और केशिका क्रिया दोनों होती है अंतर शोषण में, इम्बाइबिशन में। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ, अच्छा कोई कोशिका है वो फूल जाती है, टर्जिड मतलब फूलना, तो किसके कारण फूलती होगी? प्लाज्मोलिसिस के कारण, एक्सोस्मोसिस के कारण, एंडोस्मोसिस के कारण, या डिफ्यूजन के कारण? कोशिका फूल जाती है किसके कारण? जीव द्रव्य कुंचन, बाह्य परासरण, अंतः परासरण, या फिर विसरण? जल्दी बताएं बच्चों। ठीक है, आंसर आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, सभी बच्चों को पता है, कोई सेल है वो जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो वो फूल जाएगा ना। तो वो कह रहा है कोई सेल टर्जिड हो जाती है, टर्जिड मतलब फूल जाती, क्यों फूल जाती? क्योंकि उसने पानी एब्जॉर्ब किया है। तो वो एब्जॉर्प्शन परासरण के थ्रू होता है, तो क्या होगा? अंतः परासरण। अंतः मतलब अंदर जाना। एंडोस्मोसिस, एंडोस मीन्स अंदर जाना, ठीक है, एंडोस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, प्रेशर डेवलप्ड ऑन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल caused by osmotic movement of water is called, एक सेल है बच्चों, ठीक है, इसमें पानी अंदर, एक, इसमें क्या होता है, बाहर हमने पानी रखा था, पानी अंदर एंटर कर रहा है, और पानी अंदर एंटर करने से अब ये फूल रहा है, तो इस पर सेल वॉल पे दबाव पड़ रहा है, एक दाब पड़ रहा है सेल वॉल पे। तो उस दाब को क्या कहते हैं बच्चों? उस प्रेशर को क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, या डीपीडी? पानी के परासरण गति के कारण पादप कोशिका की कोशिका भित्ति पर जो दाब लगता है उसे कहते हैं टर्गर दबाव, परासरण दबाव, चूसण दबाव, या विसरण दाब न्यूनता? वेरी गुड, ठीक है, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सबको पता है आंसर क्या है। वेरी गुड, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। मैंने आपको समझा भी दिया कि पानी अंदर भरता जा रहा है, तो पानी अंदर भरता जाते है तो कोशिका फूल रही है, तो कोशिका को फूलने के लिए एक दाब लगाना होता है वॉल पे, दीवार पे, कोशिका भित्ति पे, तो वो होता है। सभी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, वो है टर्गर प्रेशर। बच्चों मैं नाम नहीं ले रही हूँ, सभी बच्चों ने आंसर सही दिए, हमारे ये वही बच्चे हैं जो डेली आते हैं। ठीक है, वेरी गुड, टर्गर दबाव कहते हैं बच्चों, टर्गर दबाव के कारण कोशिका, सॉरी जो सेल होगी वो फूलती जाती, कोशिका जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, जब वॉल प्रेशर WP ज्यादा हो,
ग्रेटर देन हो टर्गर प्रेशर से, तो उस समय क्या होगा, सेल वॉल सॉरी सेल विल टर्जिड होगी, सेल विल नॉट टर्जिड, सेल विल बस्ट, या नन ऑफ द अबव। जब वॉल प्रेशर, जब दीवार पर पड़ने वाला दाब जो है वो ज्यादा हो, नहीं सॉरी, सॉरी बच्चों सॉरी, जब दीवार द्वारा लगाया गया दाब ज्यादा हो, जब वॉल प्रेशर ज्यादा हो और जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो, तो उस समय क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी या कोशिका फूलेगी नहीं, या फिर कोशिका, अरे ये क्या हो गया, कोशिका फटना लिखा था मैंने इसे, कोशिका फट जाएगी या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बच्चों। जब वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर मतलब कोशिका भित्ति एक दाब लगाती है, सेल वॉल एक दाब लगाती है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो टर्गर प्रेशर की बजाय, जो अंदर कंटेंट है उन, वो जो दाब लगा रहे हैं उनकी बजाय जो कोशिका भित्ति है वो ज्यादा प्रेशर कर रही है अंदर की ओर, तो उस समय क्या होगा, जल्दी बताएं, आंसर नहीं आ रहे हैं अभी। जल्दी बताएं बच्चों, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, छोटी क्लास लेनी है ताकि ताकि आप लोगों के पास भी टाइम हो। आंसर आने में डिले हो रहा है। आ गया आया आया। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या, कुछ बच्चों ने बी सी सी ए, अच्छा कंफ्यूज हो गए इसमें आप लोग। बच्चों अभी आप आंसर दे दोगे, अभी आप आंसर दे दोगे। देखो बच्चों, इसमें पानी अंदर बढ़ता जा रहा है तो मैं इसको अंदर से लगा रही हूँ टर्गर प्रेशर, मैं चाह रही हूँ ये और फूल जाए और फूल जाए और फूल जाए ताकि ज्यादा पानी भर सके, तो ये तो है टर्गर प्रेशर फुलाने के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो है टर्गर प्रेशर जो बाहर की ओर को लग रहा है ताकि कोशिका फूल रही, अब मैं क्या करती हूँ, इस पर लगा रही हूँ कोश, ये जो सेल वॉल है इसको क्या कर रहा है, वो जो सेल है उसको अंदर को दबा रहे हैं ताकि ये फूले ना, ये अंदर की ओर को दबा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा आप तो बता दो। अभी भी गलत आंसर, अभी भी गलत आंसर, कंफ्यूज ही आ गए आप लोग, कंफ्यूज ही आ गए। अब तो सही आंसर आना चाहिए बच्चों, अब तो आंसर गलत नहीं आना चाहिए, मैंने कहा टर्गर प्रेशर के कारण कोई चीज फूल रही है, उसके अपोजिट लगता है वॉल प्रेशर, अब तो सीधे आंसर बता दो, टर्गर प्रेशर के कारण चीज फूल जाती है कोई भी, तो वॉल प्रेशर उसका उल्टा होता है, तो क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताएं, ऐसी गलती क्यों हो रही है आप लोगों से। तो आप कर दे रहे हो आप लोग नहीं बता के, मिस्टेक किसने सही बताया वो मैं बता देती हूँ, किस बच्चे ने सही बताया, अ, सही बताया है मनिका भंडारी ने, सोनम गुप्ता ने, और इसके अलावा किसने सही बताया, मनिंदर ने, भावना फुलारा ने, सालू ने, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने गड़बड़ दिया है। वेरी गुड, ठीक है, सालू कह रहा है इसकी बी ही ऑप्शन है, वेरी गुड सालू। सेल विल नॉट टर्जिट, बच्चों कोशिका फूली हुई नहीं रहेगी, इंग्लिश में देखो ज्यादा बेटर लग रहा है, हिंदी में अजीब सा है इसका, ठीक है, तो मैंने बोला टर्गर प्रेशर के कारण चीज फूलती है, और टर्गर प्रेशर का अपोजिट होता है वॉल प्रेशर, तो टर्गर प्रेशर फुला रहा है तो वॉल प्रेशर उसका मतलब उसको क्या करेगा, फूलने नहीं देगा, तो सेल विल नॉट टर्जिट करेक्ट ऑप्शन। इसमें कंफ्यूज होगी, देखिए यही क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन रिक्वायर्स, जल्दी बताएं, द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन रिक्वायर्स, जब अंतः शोषण होता है उस प्रक्रिया में क्या क्या चीजें जरूरत होती है, इम्बाइबेंट्स, इम्बाइबेट्स, बोथ, या फिर वाटर, जल्दी बताएं बच्चों। द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन रिक्वायर्स इम्बाइबेंट्स, इम्बाइबेट, बोथ, या वाटर, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या जरूरी है, शोषक या शोषक पदार्थ, ठीक है, या दोनों, या जल। ठीक है सभी बच्चे, सोनम का आंसर आ गया, सीमा का आ गया, कंचन आ गया, वेरी गुड, प्रशांत मेहता, ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों ये चना है, ठीक है, ये चना है, इसको मैंने पानी में रख दिया है, ठीक है, तो ये चना जो है इम्बाइबेंट, और ये जो वाटर है वो कह, सॉरी 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 उल्टा हो गया,
जो चना है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो इम्बाइबेट, और नीचे जो वाटर रखा है वही वो क्या कहलाएगा, इम्बाइबेंट्स। बच्चों मैं एक चीज बता दूं, इसका हिंदी मैंने सही लिखा है, मैं श्योरिटी नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसकी हिंदी मुझे मिली ही नहीं, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि हिंदी इतना आसान नहीं है। तो देखो जो इम्बाइबेशन की प्रक्रिया है उसमें इम्बाइबेंट्स और इम्बाइबेट दोनों की जरूरत होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बोथ। बोथ होगा करेक्ट ऑप्शन, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वॉल प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू, जो दीवार दाब है, ठीक है, वॉल प्रेशर है, वो किसके बराबर और विपरीत विपरीत होता है बच्चों? डिफ्यूजन प्रेशर के, ऑस्मोटिक प्रेशर के, या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के, या टर्गर प्रेशर की? मींस विसरण दाब के बराबर होता है, विपरीत होता है, या परासरण दाब की, या विसरण दाब न्यूनता की, या टर्गर दबाव के? ये तो आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए आप लोगों का। वेरी गुड, मनिका का आ गया है, वेरी गुड। अभी बार बार बोल रही थी मैं इसको कि ये जस्ट अपोजिट होता है, जितना वो लगेगा उतनी सेल अपोजिट डायरेक्शन में वॉल प्रेशर लगाएगी। सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया, साक्षी, ऋषिका, सोनम, भानु, मणिका। मणिका का सबसे पहले आया, प्रशांत का आया, ठीक है, सभी बच्चे, समर्थ, कंचन, रेखा, बीना, सीमा, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है बच्चों। वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। टर्गर प्रेशर के कारण चीजें फूलती हैं, सेल फूलता है, और वॉल प्रेशर के कारण क्या होता है, वो टर्गर प्रेशर के जस्ट अपोजिट लगता है, ठीक है, टर्गर दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन में दिख रहा है, व्हेन टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वॉल प्रेशर, जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर हो जाता है उस समय क्या होता होगा? इमेजिन करो बच्चों, जब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर हो जाता है तो उस समय क्या होता है? अभी मैंने टर्गर प्रेशर एक्सप्लेन किया, फिर मैंने वॉल प्रेशर भी एक्सप्लेन किया, तो मुझे बताओ इसमें क्या होता होगा जब टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी होता होगा? चलो देखते हैं। अभी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया कि टीपी क्या है, और ये भी एक्सप्लेन किया है डब्ल्यूपी क्या है, तो आपका आंसर सही आना चाहिए। पहला है नो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का फ्लो ही नहीं होगा, या दूसरा है फ्लो, वाटर का फ्लो होगा इनसाइड द सेल, सेल के अंदर पानी आएगा। सेकेंड है फ्लो ऑफ वाटर विल बी आउटसाइड द सेल, इसका मतलब है सारा का सारे पानी निकल के बाहर चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन है जो पानी है, जो भी वाटर है, उसका फ्लो अंदर भी आएगा और पानी बाहर भी जाएगा। अभी तक अभी तक जल्दी दीजिए आंसर ताकि मैं आपको फिर बता सकूं। जल्दी बताएं बच्चों, मैं तो बस देखना चाह रही हूँ किसका क्या आंसर आता है। जल्दी बताएं। आ रहे हैं आंसर, बस मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं इसका। आ रहे हैं दीजिए बच्चों, और बच्चे भी आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें। लेकिन अब आपको मैं समझाऊंगी तो अब आप आंसर दोगे। देखो बच्चों, टर्गर प्रेशर के कारण ये फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है, पानी अंदर आता जा रहा है। टर्गर प्रेशर लग रहा है तो पानी अंदर आता जा रहा है, ठीक है। अब वॉल प्रेशर क्या कर रहा है, इसको पिचका रहा है, वॉल प्रेशर पानी को बाहर निकाल रहा है, वॉल प्रेशर पानी को बाहर निकाल रहे हैं। टर्गर प्रेशर पानी को अंदर भर रहा है, और वॉल प्रेशर पानी को बाहर निकाल रहे हैं। अब तो आंसर दे दो। जल्दी आंसर करें बच्चों। कर रहे हैं बट डाउट है आप लोगों के आंसर पर। जल्दी आंसर करें। अब आंसर तो कोशिका भित्ति सेल वॉल पर दाब लगाएगा, तो वो दाब होता है टर्गर प्रेशर, फुलाने वाला दाब, ठीक है, टर्गर प्रेशर, करेक्ट ऑप्शन इज टर्गर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, सेल वॉल exert a pressure on cell content
अब ये कह रहा है कि ये सेल वॉल है, ये है कोशिका भित्ति, जो रेड कलर की लाइन दिख रही है। ये क्या करता है, अंदर जो सेल कंटेंट है इस पर दाब लगाते हैं। एरो की डायरेक्शन देखो, ये सेल वॉल क्या कर रहा है, अंदर जो सेल कंटेंट भरा है, चाहे पानी हो, लिक्विड हो, जो कुछ भी इसके अंदर है, उसको क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है। तो ये दाब, ये प्रेशर क्या कहलाएगा बच्चों, बताओ, बताइए बच्चों, क्या आंसर होगा? डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिसिट, या फिर टर्गर प्रेशर? आहा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है बच्चों। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, चलो अब मैं खुद ही बता देती हूँ। ये एक्चुअल में एक ऑप्शन इसमें मैं अलग रखना भूल गई बच्चों, इसका एक आपने ऑप्शन देना था। अब क्या करें, अब आप कहोगे ये तो आंसर ही होगा, ठीक है, क्या होगा, चलो बताओ, चलो मैं लिख नहीं रही हूँ बच्चों, आप बताओ क्या आंसर होगा इसका। वेरी गुड, अनीता का आ गया, वेरी गुड। ये ये ऑप्शन में चेंज करना यहाँ पर भूल गई, ठीक है। अच्छा, आंसर दे रहे हैं अभी बच्चों, वो होता है वॉल प्रेशर। क्या होता है, वॉल प्रेशर, दीवार दाब, दीवार दाब, वो ऑप्शन होता है वॉल प्रेशर, ठीक है। वॉल द्वारा, सेल वॉल जो सेल कंटेंट पर अंदर जो भी रखा है उस पर जो प्रेशर लगाता है वो होता है वॉल प्रेशर। बच्चों ये ऑप्शन में डालना भूल गई थी, दीवार दाब है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, बोथ या ऑस्मोसिस। जीव द्रव्य कुंचन की प्रथम अवस्था है स्पष्ट जीव द्रव्य कुंचन, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन, दोनों या परासरण? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर बताएं बच्चों। 15th का लास्ट क्वेश्चन है ये, 15th का। अजीब अजीब से आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलो किसने सही बताया है वो मैं देखती हूँ, अभी तक सही किसका आया है। सीमा, कंचन, मणिका, ऋषिका, सोनम, भावना, भावना नहीं, हाँ, भावना गलती करी है आपने बच्चों। देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, वो फर्स्ट स्टेज जो होती है बच्चों, वैसे फर्स्ट स्टेज का नाम होता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, फर्स्ट स्टेज का नाम होता है सीमांत जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन दिया ही नहीं है बच्चों, लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस पहली स्टेज होती है, ठीक है। इसके बाद देन जो होती है बच्चों, नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती वो स्टेज होती इंसिपिएंट, वो होती इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस नहीं दिया है तो इसका मतलब है पहली स्टेज होती है बच्चों, वो स्टेज जिसमें क्या होता है, ये जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या करता है, कॉर्नर से जब निकलना शुरू होता है, अभी एक क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया था, जब सेल वॉल जो, ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या होते हैं, कॉर्नर से जो किनारे हैं, इस किनारे से जब ये डिटैच होना शुरू होती है, निकलना शुरू होती है, तो ये स्टेज होती है इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस की, और यही हमारी पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फिर प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन भी कहलाता है। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, एक दो बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक क्वेश्चन मैं इसमें पूछना चाहती हूँ, एक बार आप लोग इसको बताएं, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा पूछना चाह रही हूँ, इसका आंसर करें बच्चों। ये हमारी सेल है बच्चों, अब क्या होगा, ये कॉर्नर से डिटेच हुआ, ऐसा होते होते ऐसे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म हर जगह से डिटेच हो गया, और ये कैसा हो गया, सर्कल के शेप में आ गया, गोलाकार आ गया, ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म पहले स्टेज में कॉर्नर से अलग हुआ, और धीरे धीरे करते करते कॉर्नर क्या, पूरी जगह से, ये पूरे सेल वॉल से, पूरी कोशिका भित्ति से अलग हो गया, और सर्कुलर शेप में ये आ गया, मतलब सर्कुलर, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में आ गया। तो ये स्टेज बच्चों क्या कहलाती है, आप इसका आंसर बताएं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताएं इसका। इसमें इसी में से बता दो, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसी में से बता दो क्या कहेंगे।
जब पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म इक्वेशन में लिखना भूल गई थी, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ये मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में कंफ्यूज करने के लिए। वेरी गुड, सही बच्चे। जब पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल से अलग हो जाता है तो इसको बोलते हैं बच्चों एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, थैंक यू सो मच बच्चों। अब आए थे, आज नहीं आए, क्योंकि एक ही दिन में आप लोगों का क्या होता है, जो जोश होता है ना वो खत्म हो जाता है। कहते हैं पहले दिन तो हम सोचते हैं हम मेहनत करेंगे, धीरे धीरे करके हम फिर भूल जाते हैं, और फिर क्या होता है जब एलटी का रिजल्ट आता है और उसमें पता चलता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर वो याद आता है कि मैंने लापरवाही की थी। जब कोई पढ़ाने वाला मिला था वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो लाइव चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मुझे बहुत दिक्कत हो रही बच्चों इसमें, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है और हिंदी इंग्लिश भी आपकी डिमांड है, तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो रही। मैं जानती हूँ कि मुझे कितनी परेशानी हो रही। अगर कोई टीचर आपको मतलब कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब फिर सिलेक्शन भी नहीं होना है ना। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, आप लोगों के पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी, इसलिए मैंने आधे घंटे का बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, जो बच्चे हमारे जुड़ते हैं वो बच्चे तो कर ही रहे हैं मेहनत। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मार्क्स की। तो एक एक करके बच्चे आप हमें बताइए कितने कितने मार्क्स आए, ताकि मैं सबको बता सकूं कि आज फर्स्ट कौन आया है। मनिंदर 12.5 आउट ऑफ 15, वेरी गुड। जल्दी बताएं बच्चों। मणिका 12.5, वेरी गुड। अनीता 14.50, वेरी गुड। 15 में से 14.50, अभी तक सबसे हाईएस्ट अनीता के हैं। सालू के हैं 13, वेरी गुड। कंचन के 13, वेरी गुड, अच्छे मार्क्स बच्चों। सीमा के 13, गुड। और अभी तक हाईएस्ट में अनीता ही है। और बच्चे भी बताएं, और बच्चे भी बताएं बच्चों, फिर क्लास एंड कर रहे हैं। ऋषिका 14, वेरी गुड। भावना 16.5, अच्छा 16.5, क्वेश्चन तो 15 ही थे। 14.50 सोनम, एक गलती करिए, मतलब नहीं कितने, दो क्वेश्चन गलत किए आपने। ठीक है। समर्थ 13, योगेश, योगेश नहीं आया आज। चलिए अभी तक जो हाईएस्ट है, भावना मुझे समझ नहीं आया, आपने 16.50 लिखा है। क्वेश्चन हमारे केवल 15 क्वेश्चन थे, वो जो लास्ट वाला बोला उसको मत जोड़िए, 15 मानिए। रेखा कह रही है 16। अच्छा रेखा मतलब 16 का मतलब आपने वो वाला भी जोड़ा, मतलब आपने सभी आंसर सही दिए हैं। तो अभी तक तो टॉपर रेखा ही है, फर्स्ट नंबर में तो टॉपर रेखा ही है, बीना के हैं 13, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आज का मुझे लग रहा है कि हमारी टॉपर हैं रेखा। रेखा के 16 आए हैं, मतलब 16 का मतलब है एक क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में जो मैंने ओरली जोड़ा वो वाला जोड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। रेखा फर्स्ट आई हैं, और सोनम और अनीता सेकंड आए हैं 14.50, वेरी गुड। ठीक है, कोई नहीं, नेट स्लो चल रहा है बच्चों, हमें आपस में कंपटीशन नहीं करना है, हमने खुद से कंपटीशन करना है, ये मैंने आप लोगों से कहा है। तो देखिए कल भी हमारी बॉटनी की ही क्लास चलेगी, और बॉटनी में यही वाला। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बचा है जिसमें न्यूमेरिकल करना है, डीपीडी वाले क्वेश्चन, वो कल कराऊंगी। मैं आपको पहले ही बता दूंगी किस किस पर है हमारा, शायद अब बचा है डीपीडी, वाटर पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, डिफ्यूजन प्रेशर पोटेंशियल, और इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मीट्रिक पोटेंशियल, इम्बाइबिशनल प्रेशर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन बचा है, और ये वाला टॉपिक फिर हमारे 3 वीडियोस जो हमने 3 क्लासेस किए हैं इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कल हमारा बॉटनी का ही रहेगा इसी का, जिसमें डीपीडी आपको पढ़ना है, इसके अलावा मीट्रिक पोटेंशियल आपने पढ़ना है, और वाटर पोटेंशियल पढ़ना है। इसके न्यूमेरिकल होंगे, ये न्यूमेरिकल सेक्शन वाला है इसलिए मैंने इसको अलग किया है, और उसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे फिर केमिस्ट्री की क्लासेस। ठीक है, और संडे को हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, और वीडियो भी मैं संडे को ही अपलोड करूंगी, और शाम को हमारी क्लासेस रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं। बस ये है कि बच्चों प्लीज आप लोग लेकिन शेयर जरूर किया कीजिए, आप ये मत सोचिए कि बस और बच्चे ना निकले हम ये करें,
आप लोग ज़्यादा भी तो मेहनत करेंगे ना। अब क्या होता है ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो कहीं न कहीं टीचर का भी फिर मन नहीं करता है पढ़ाने का। तो अपने फ्रेंड्स में भी ये शेयर आपने मतलब फेसबुक तो चलाते ही होंगे आप लोग। अब बच्चे कहाँ रहे, अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो टीचर बनने की एज हो गई है। तो चलिए क्लास एंड करते हैं। प्लीज़ ये जो वीडियोज़ है, ये जो हमारी लाइव है इसको शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं लिंक तो आपको मिला ही हुआ है। चलो क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। बाय-बाय।